मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज है डेट 22 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 21। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र है, कक्षा 10वीं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हमने पढ़े थे कि प्राइमरी सेक्टर होता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये चीज पढ़े थे। अब जो अर्थव्यवस्था है हम उसको और किसी तरीके से जो गतिविधियां हैं उनके अकॉर्डिंग भी वर्गित कर सकते हैं, यानी कि उनको अकॉर्डिंग भी उनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यह सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर इसको बोला जाता है, जिसमें गवर्नमेंट जॉब देती है, जो भी चीजें गवर्नमेंट के अंडर होती है। ये निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर, जिसमें मोस्ट ऑफ द जॉब जो होती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर दी जाती है। प्राइवेट सेक्टर क्या हो गया हमारा। फिर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, तो ये हो गया संगठित और असंगठित क्षेत्र, ठीक है, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड आ जाता है। तो ये समझेंगे कि क्या है। जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र है, पर संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण रहता है। जैसे कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है या फिर आप बस स्टैंड पे जाते हो, जो भी स्ट्रक्चर होता है तो वो किसका होता है, वो गवर्नमेंट का बना होता है। या रेलवेज है, रेलवे स्टेशन है, ये सारी इन सब जो भी बिल्डिंग वगैरह है, जो बस वगैरह है, उस पर किसका नियंत्रण होता है। लोग बदलते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं, लेकिन जो संपत्ति है, जो सामान है, उस पर सरकार का नियंत्रण रहता है। जैसे कि बैंक, ठीक है। निजी क्षेत्र में जो परिसंपत्ति होती है उस पर निजी स्वामित्व ही होता है। अब जैसे ओला वाले हैं, ठीक है, उन्होंने अपना जो ड्राइवर्स वगैरह लगा रखे हैं, बेशक वो उनकी अपनी है, लेकिन जो उनकी बिल्डिंग है, जो उनका ऑफिस है, वो उनका अपना है। जैसे रिलायंस है, वो भी उनका जो भी है उनका एक मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन का अधिकार होता है। इसका उद्देश्य होता है प्राइवेट में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, और सार्वजनिक क्षेत्र में उद्देश्य होता है लाभ कमाना नहीं होता, एक संतुष्टि की जॉब होती है, रोजगार जिसे कहते हैं ना। कि देखो, अगर प्राइवेट जॉब हम करते हैं तो उसका एक फायदा होता है कि ये नहीं श्योर होता कि भाई कभी भी जो प्राइवेट एम्प्लॉयर है अगर उसको घाटा हो गया तो वो हमें निकाल सकता है। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि अगर मान लो हमने 2 साल एक कंपनी में जॉब की, हमने उनसे 80,000 रुपये मांग लिए पर मंथ की, फिर हमने वहां से स्विच करके कहीं अच्छा ऑफर आया हमारे पास, तो हमने वहां से स्विच करके 5 लाख रुपए मांग लिए महीने के। तो इस तरीके से वहां पे पैसा ज्यादा होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है, लेकिन सिक्योरिटी कम होती है। रोजगार की सुरक्षा होती है गवर्नमेंट में, प्राइवेट में रोजगार की सुरक्षा नहीं होती। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है, जो भी सेवाएं होती है सरकार ही उपलब्ध कराती है। लेकिन जो निजी क्षेत्र है उसमें सारी चीजें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराता है। सवैतनिक छुट्टियां व अन्य सेवाएं भी दी जाती हैं, जैसे कि साल में काफी सारी छुट्टियां भी मिलती हैं, और भी बहुत सारी सेवाएं होती हैं, HRA, DA सब मिलता है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें उतना नहीं मिलता। भारतीय रेलवे कोई जो प्राइवेट कंपनी होती है वो बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है, लेकिन सभी मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऐसे हैं जो छुट्टियां या फिर सेवाएं जो है अच्छे से प्रदान नहीं करती हैं। भारतीय रेलवे कोई अन्य, जैसे कि यहाँ पर मतलब है कि भारतीय रेलवे जो है एक सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। उदाहरण किसको, कोई अन्य कंपनी या फिर रिलायंस का भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब बात आती है संगठित क्षेत्र, जिसको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। अभी देखिए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या, संगठित सेक्टर में क्या होगा कि जैसे कि चाहे बेशक प्राइवेट ही हो, संगठित प्राइवेट ही है, ठीक है। संगठित मतलब जैसे प्राइवेट ही है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं जाके, और जैसे लगा लो रिलायंस में काम करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज लगा लो। अब कंस्ट्रक्शन के जो मजदूर काम करते हैं उनका तो दिन की दिहाड़ी होती है एक तरह से, है ना, दिहाड़ी होती है। वो तो बेचारे दिहाड़ी पे काम करते हैं, एक दिन के वेतन पे काम करते हैं, तो वो लोग असंगठित क्षेत्र में आते हैं। बहुत कम वेतन होता है उनका, कार्य भी निश्चित नहीं होता है कि कितने समय तक करना है, नौकरी की अनिश्चितता होती है, किसी भी टाइम दूसरे वर्कर को हायर कर लिया जाएगा, कर्मचारी योजनाएं जो होती हैं, इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, वो भी उनको नहीं मिलते हैं, और जो कंडीशन होती है काम करने की, जहाँ पे वो काम करते हैं, वो इतनी अच्छी नहीं होती है। उदाहरण रेडी पटरी वाले। अब देखिए यहाँ पे संगठित क्षेत्र, इनमें जैसे कि संगठित क्षेत्र में आपके सारे ही आ जाते हैं, पब्लिक और प्राइवेट, और जिसमें प्राइवेट कंपनी में लगा लो, आप रिलायंस में जॉब करते हैं, आप टाटा में जॉब करते हैं, आप किसी भी उसमें काम करते हैं, आपका एक फिक्स वेतन होता है, निश्चित घंटे होते हैं, नौकरी की निश्चितता होती है, कर्मचारी योजनाओं का लाभ मिलता है, कार्य की बेहतर परिस्थिति होती है, एटलीस्ट इसके कंपैरिजन में तो बेहतर होती है। उदाहरण के लिए बैंकिंग हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे अपने।
सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र की तुलना कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र में परिसंपत्ति पर सरकार का नियंत्रण होता है। उसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता, रोजगार की सुरक्षा होती है। इसमें सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है। छुट्टियां एवं अन्य सेवाएं भी सार्वजनिक क्षेत्र में दी जाती हैं। उदाहरण भारतीय रेलवे। निजी क्षेत्र में परिसंपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है। इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं होती, सारी चीजें एक व्यक्ति या फिर एक कंपनी उपलब्ध कराती है। छुट्टियां व अन्य सेवाएं सामान्यतः प्रदान नहीं की जाती। तो उदाहरण इसको और अन्य, यहाँ पे आप रिलायंस का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, जो भी कंपनी या फिर टाटा का दे सकते हैं। संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र की तुलना कीजिए। संगठित क्षेत्र में उच्च वेतन दिया जाता है, काम करने के निश्चित घंटे होते हैं, नौकरी की अनिश्चितता। तो असंगठित क्षेत्र में कम वेतन मिलता है, कार्य का समय भी निश्चित नहीं होता, कई बार ओवर टाइम करना पड़ता है, कर्मचारियों को कई योजना का अभाव रहता है, निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियां होती हैं। जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ की जो कंडीशन होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती, जैसे रेडी पटरी वाले। असंगठित क्षेत्र की समस्याओं पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। असंगठित क्षेत्र में बहुत ही कम वेतन दिया जाता है, समय भी निश्चित नहीं होता कि कितने घंटे का काम करना है, किसी भी वक्त नौकरी से हटाया जा सकता है, कर्मचारी इंश्योरेंस की कोई सुविधा नहीं दी जाती, जो भी कंपनी की योजनाएं होती हैं उनका लाभ नहीं मिलता, काम करने की जो परिस्थितियां होती हैं वह बहुत ही निम्न स्तर की होती हैं, जैसे रेडी पटरी वाले। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र के 5 उदाहरण दे रहे थे। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या क्या हो गया, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, परिवहन, रेलवे, शिक्षा क्षेत्र। तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है ना, बैंकिंग की फैसिलिटी भी। वैसे तो इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी उपलब्ध कराती है, लेकिन ये हमारे क्या है सार्वजनिक क्षेत्र में भी आते हैं। अब भोजन में जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह हैं, लोग खोल लेते हैं, होटल खोल लेते हैं, जो वकील वगैरह करते हैं, कानूनी सेवाएं दी जाती हैं, वो आपके निजी क्षेत्र में आती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो मल्टी नेशनल कंपनियां हैं, अपने अपने ऑफिस खोल लेती हैं, अपनी अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां खोल लेती हैं। मध्यम आकार के व्यवसाय हो गया, दंत चिकित्सा हो गया, तो ये हमारे निजी क्षेत्र में आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ है। इकोनॉमी भी अगर आप 10th में अच्छे से समझ लोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you. Have a nice day. May God bless you.